सुस्वागतम दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी बात किसी का दिल जीत भी सकती है और किसी का दिल दुखा भी सकती है। शब्दों में वो ताकत होती है जो दुश्मनों को भी दोस्त बना दी। आज की इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध निबंधकार बाबू गुलाब राय जी के बेहद खूबसूरत और सीख देने वाली निबंध मधुर भाषण के पाठ में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस पाठ के जरिए हम समझेंगे कि हमारी वाणी का हमारे जीवन, सफलता और संबंधों पर क्या असर पड़ता है। अगर आप कक्षा 10वीं के छात्र हैं या हिंदी साहित्य के प्रेमी हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार पाठ की शुरुआत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। गुलाब राय के अनुसार मधुर भाषण व्यक्ति के व्यक्तित्व का सबसे प्रभावशाली गुण होता है। मीठी वाणी से न केवल दूसरों का दिल जीता जा सकता है बल्कि कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं। लेखक बताते हैं कि कठोर और कटु वचन रिश्तों में दरार डालते हैं, जबकि मधुर वाणी शत्रु को भी मित्र बना सकती है। मधुर बोलने वाला व्यक्ति समाज में सम्मान पाता है और उसका प्रभाव अधिक होता है। मीठी वाणी में एक प्रकार की शक्ति होती है जो मन को शांत करती है और वातावरण को सुखद बनाती है। गुलाब राय यह भी समझाते हैं कि मधुर भाषण का अर्थ केवल मीठे शब्द बोलना नहीं है, बल्कि विनम्रता, धैर्य और समझदारी के साथ अपनी बात रखना भी है। सत्य को भी इस तरह कहना चाहिए कि सामने वाले को बुरा न लगे। अंत में लेखक यह संदेश देते हैं कि मनुष्य को हमेशा अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहिए और ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे समाज में प्रेम, सहयोग और सद्भाव बढ़े। मधुर भाषण पाठ की ओर अग्रसर होते हैं। जो लिखे हैं उनका नाम है गुलाब राय। चलते हैं पाठ की ओर। जीवन परिचय। गुलाब राय जी के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। उनका जन्म हुआ था 17 जनवरी 1888 को इटावा यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता श्री भवानी प्रसाद न्याय विभाग में मुंसिफ थे। उनके माता पिता दोनों धार्मिक प्रवृत्ति के थे, जिसका प्रभाव गुलाब राय जी के लेखन और व्यक्तित्व पर गहरा पड़ा। उनकी प्रारंभिक शिक्षा में मैनपुरी में हुई। इसके बाद उन्होंने आगरा कॉलेज से दर्शन शास्त्र में एमए और एलएलबी की उपाधि प्राप्त की। साहित्यिक योगदान में देखा जाए तो बाबू गुलाब राय ने लगभग 50 से अधिक महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियों का सृजन किया। उनके लेखन को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है दार्शनिक रचनाएं, जैसे कर्तव्य शास्त्र, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म, पाश्चात्य दर्शनों का इतिहास और भारतीय संस्कृति की रूपरेखा। साहित्यिक रचना में देखा जाए तो वे निबंध और आलोचना कुछ लिखे हैं। वे अपनी व्यंग्यात्मक शैली के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी प्रमुख कृतियां में मेरी असफलताएं, ठलुआ क्लब, कुछ उथले कुछ गहरे, मन की बातें और हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास शामिल है। उन्होंने साहित्य संदेश पत्रिका का भी संपादन किया था। उनको कुछ सम्मान मिला गया था। उनकी असाधारण साहित्यिक सेवाओं के लिए आगरा विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। भारतीय डाकता विभाग ने उनके सम्मान में 22 जून 2002 को एक डाक टिकट जारी किया था। उनका निधन हुआ था 13 अप्रैल 1963 को आगरा में। मधुर भाषण की जो पहला अनुच्छेद है इस प्रकार है। भाषा पर मनुष्य का विशेष अधिकार है। भाषा के कारण ही मनुष्य इतनी उन्नति कर सका है। जानवर हजारों वर्षों से जहाँ के तहाँ बने हुए हैं, किंतु मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता चला आया है। अन्य जानवरों की अपेक्षा मनुष्य भौतिक बल में न्यून होता हुआ भी अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे अधिक सबल हो गया है।
उसने पंच महाभूतों को अपने वश में कर लिया है। यह सब भाषा द्वारा प्राप्त सहकारिता के बल पर ही हो सका है। भाषा द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। तो यहाँ पे गुलाब जी ने भाषा के महत्व के बारे में दर्शाए हैं। उन्होंने बताया है कि मनुष्य की प्रगति और अन्य जीवों से श्रेष्ठ होने का मुख्य कारण भाषा है। भाषा के माध्यम से ही मनुष्य ने ज्ञान, अनुभव और पंच महाभूतों पर नियंत्रण प्राप्त किया है। फिर दूसरे अनुच्छेद में लिखा है, भाषा द्वारा मनुष्य की सामाजिकता कायम है, किंतु भाषा का दुरुपयोग ही उसे छिन्न भिन्न कर देता है। एक मधुर शब्द दो रूठों को मिला देता है और एक ही कटु शब्द दो मित्रों के मन में वैमनस्य उत्पन्न कर देता है। तो उनके हिसाब से यानी भाषा मनुष्य को सामाजिक रूप से जोड़ती भी है और यदि इसका दुरुपयोग हो तो यह संबंधों को नष्ट भी कर देती है। एक मधुर शब्द जहाँ टूटे हुए लोगों को जोड़ता है, वहीं एक कड़वा शब्द मित्रों में भी शत्रुता पैदा कर सकता है। उसी के आधार पर हम कुछ प्रश्न लिए हैं, प्रश्न को डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, मनुष्य अन्य जीवों से श्रेष्ठ क्यों है? ऑप्शन है शारीरिक बल के कारण, भाषा के कारण, धन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, भाषा के कारण। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य ने किसके माध्यम से ज्ञान और अनुभव पर नियंत्रण प्राप्त किया है? तो उसका ऑप्शन है तकनीक, शिक्षा, भाषा, प्रकृति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग, भाषा के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा के द्वैध प्रभाव क्या है? ऑप्शन में है, यह केवल लोगों को जोड़ती है, यह केवल लोगों को अलग करती है, यह सामाजिक रूप से जोड़ती भी है और दुरुपयोग होने पर संबंधों को नष्ट भी कर सकती है, या इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग, यह सामाजिक रूप से जोड़ती भी है और दुरुपयोग होने पर संबंधों को नष्ट भी कर सकती है। नेक्स्ट प्रश्न, एक मधुर शब्द का क्या परिणाम हो सकता है? ऑप्शन में है शत्रुता पैदा करना, टूटे हुए लोगों को जोड़ना, संबंध नष्ट करना या ज्ञान कम करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, टूटे हुए लोगों को जोड़ना। नेक्स्ट प्रश्न है, कड़वे शब्द का क्या प्रभाव पड़ सकता है? ऑप्शन में है मित्रों में भी शत्रुता पैदा कर सकता है, लोगों को पास लाता है, ज्ञान बढ़ाता है या कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका सही आंसर है मित्रों में भी शत्रुता पैदा कर सकता है। चलिए नेक्स्ट अनुच्छेद की ओर चलते हैं। अनुच्छेद इस प्रकार का है। अब प्रश्न यह होता है कि मधुर या मिष्ट भाषण किसे कहते हैं? साधारणतया जो वस्तु मनोनुकूल होती है, जिससे चित्त द्रवित होता है, वही मधुर कहलाती है। माधुर्य का भी गुण है, चित्त को पिघलाने वाला जो आनंद होता है उसे माधुर्य कहते हैं। तो इसका वर्णन हिसाब से अगर देखा जाए तो गद्यांश के हिसाब से जो शब्द मन के अनुकूल हों और जिससे चित्त द्रवित यानी प्रसन्न या पिघल जाता है, तो उसे मधुर भाषण कहते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद में है, वचनों का माधुर्य हृदय द्वारा के खोलने की कुंजी है। वचनों का आकर्षण न्यूटन के तत्वाकर्षण और चुंबक के आकर्षण से भी बढ़कर है। तभी तो तुलसीदास ने कहा है, कोयल का को देत है, कागा का सो लेत, तुलसी मीठे वचन ते जग अपनो करे लेत। तो इसका अर्थ है वचनों का माधुर्य हृदय को जीतने की कुंजी है, जिसकी शक्ति न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण और चुंबक के आकर्षण से भी अधिक मानी गई है। तो तुलसीदास ने कहे हैं कि अपनी वाणी की मधुरता से ही व्यक्ति पूरे संसार को अपना बना सकता है, ठीक वैसे ही जैसे कोयल अपने कूक से सबको प्रिय लगती है। इसी के आधार पर हम कुछ और प्रश्न लिए हैं। प्रश्न इस प्रकार का है, गद्यांश के अनुसार मधुर भाषण क्या है? ऑप्शन में है जो शब्द मन के अनुकूल हो और जिससे चित्त प्रसन्न हो जाए, या जो शब्द बहुत ऊंचे स्वर में कहे जाए, या जो शब्द कठोर हो, या जो शब्द केवल लंबे हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर क, जो शब्द मन के अनुकूल हो और जिससे चित्त प्रसन्न हो जाता है उसे हम मधुर भाषण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हृदय को जीतने की कुंजी किसे माना गया है? ऑप्शन में है
धन दौलत को, वचनों की मधुरता को, शारीरिक शक्ति को या ज्ञान को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, वचनों की मधुरता को ही हृदय को जीतने वाली कुंजी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, मधुर वचनों की शक्ति की तुलना किससे की गई है? ऑप्शन है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण और चुंबक के आकर्षण से, या बिजली की चमक से, या हवा की गति से, या लोहे की मजबूती से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर क, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण और चुंबक के आकर्षण से भी बढ़कर माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, गद्यांश में व्यक्ति को पूरे संसार को अपना बनाने का उदाहरण किसके माध्यम से दिया गया है? ऑप्शन में है कबीरदास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी या रहीम जी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग, तुलसीदास जी। नेक्स्ट प्रश्न है, कोयल सबको प्रिय क्यों लगती है? ऑप्शन में है अपने सुंदर रंग के कारण, अपने कूक यानी वाणी की मधुरता के कारण, या अपने आकार के कारण, या अपने उड़ान के कारण? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, अपने कूक यानी वाणी की मधुरता के कारण कोयल सबको प्रिय लगती है। नेक्स्ट अनुच्छेद है, एक ही बात को हम कर्णकटु शब्दों में कहते हैं और उसी को हम मधुर बना सकते हैं। बाणभट्ट जब मरने वाला था तो यह प्रश्न हुआ कि उसकी अधूरी कादंबरी को कौन पूरा करेगा। उसने अपने दोनों लड़कों को बुलाया और उनसे पूछा कि सामने जो सूखा वृक्ष खड़ा है उसे तुम किस प्रकार अपने भाषा में व्यक्त करोगे? बड़े लड़के ने कहा शुष्कम काष्ठम तिष्ठ्यते गृहे, दूसरे ने कहा नीरस तरुवर बिलसति पुरतः। बात एक ही थी, कहने में फ़र्क था। बाणभट्ट ने अपने छोटे लड़के को ही पुस्तक पूरी करने का भार सौंपा। तो यहाँ पे इस प्रकार का है कि बोला गया है कि एक कर्णकटु मतलब है कानों को चुभने वाला कठोर शब्द, और दूसरा मधुर शब्द यानी सुरीली या प्रिय। तो दोनों में थोड़ा सा तफात है कि मानवीय व्यवहार और संवाद कौशल को इंगित करता है कि कैसे उचित शब्दों का चुनाव किसी भी स्थिति को सरल या जटिल बना सकता है। एक कथा या प्रसंग शुरू होता है जो महान संस्कृत कवि बाणभट्ट से संबंधित है। यह प्रसंग यह जांचने के लिए है कि उनके बेटों में से कौन अपनी बात को अधिक रचनात्मक या सकारात्मक रूप से प्रस्तुत कर सकता है। तो दोनों की परीक्षा करने के लिए बाणभट्ट ने एक सूखे हुए पेड़ को दिखाते हुए बोले कि तुम लोगों के हिसाब से ये क्या है? तो बड़ा लड़का ने कहा शुष्कम काष्ठम तिष्ठ्यते गृहे, अर्थात सामने एक सूखी लकड़ी खड़ी है। छोटा लड़का ने उस पिक्चर को देखकर, उस तस्वीर को देखकर बोले कि नीरस तरुवर बिलसति पुरतः, अर्थात सामने एक नीरस वृक्ष सुशोभित हो रहा है। तो वहाँ पे निष्कर्ष निकला कि यद्यपि दोनों बेटों द्वारा कही गई बात का अर्थ एक ही था, परंतु उनके कहने के तरीके में स्पष्ट अंतर था। छोटे लड़के की भाषा में अधिक मधुरता और कलात्मकता होने के कारण बाणभट्ट ने अपनी अधूरी पुस्तक कादंबरी को पूरा करने का दायित्व अपने छोटे बेटे को ही सौंपा, क्योंकि उनकी भाषा के सौंदर्य को बेहतर ढंग से समझता था। तो इसी के आधार पर कुछ प्रश्न है। प्रश्न इस प्रकार का है कि कर्णकटु शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन में है कानों को चुभने वाला या कठोर, मधुर और सुरीला, कानों के लिए अच्छा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर क, कानों को चुभने वाला या कठोर। नेक्स्ट प्रश्न है, उचित शब्दों का चुनाव किसे इंगित करता है? ऑप्शन है केवल साहित्यिक ज्ञान को, या मानवीय व्यवहार या संवाद कौशल को, केवल लिखने की कला को, या केवल भाषा के व्याकरण को? तो इसका सही आंसर है मानवीय व्यवहार और संवाद कौशल को। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरे प्रसंग में किस महान संस्कृत कवि का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है कालिदास, बाणभट्ट, तुलसीदास, सूरदास। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, बाणभट्ट। नेक्स्ट प्रश्न, बाणभट्ट से संबंधित प्रसंग का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है यह जांचना कि उनके बेटों में से कौन अपनी बात को अधिक रचनात्मक या सकारात्मक रूप से प्रस्तुत कर सकता है।
या उनके बेटों की शिक्षा का विवरण देना, या कविता प्रतियोगिता आयोजित करना, या उनके जीवन की घटनाओं का वर्णन करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर क, यह जांचना कि उनके बेटों में से कौन अपनी बात को अधिक रचनात्मक या सकारात्मक रूप से प्रस्तुत कर सकता है। यह तो रही साहित्य के शब्दचयन की बात। साधारण बोलचाल में भी बड़ा अंतर हो जाता है। भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना ही साहित्य है। जो मनुष्य किसी गलतफहमी को दूर कर उठे हुए मित्र को मना लेता है वह सच्चा साहित्यिक है। इसका अर्थ है साहित्य का अर्थ केवल लिखना नहीं है, बल्कि अपने भावों को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त करना है। एक सच्चा साहित्यिक वही है जो अपनी भाषा के माध्यम से गलतफहमियों को दूर कर उठे हुए मित्रों को मना सके। उसे यानी सच्चा साहित्यिक के रूप में हम मान सकते हैं। वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर का भाजन बनाती है और समाज से उसकी सफलता के लिए रास्ता साफ कर देती है। मनुष्य का समाज पर जो प्रभाव पड़ता है वह बहुत अंश में पोशाक और चाल ढाल पर ही निर्भर रहता है, किंतु विश्वभरे कनक घंटों के संसार में कमी नहीं है। यह प्रभाव ऊपरी होता है और पोशाक का मान जब तक भाषण से पुष्ट नहीं होता है तब तक स्थायी नहीं होता है। शिष्टाचार और सामाजिक का प्रभाव, यानी बातचीत में शिष्टता मनुष्य को समाज में सम्मान दिलाती है और सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। हालांकि समाज पर बाहरी वेशभूषा यानी कनक घंटों की जो बात बोला गया है, यानी समाज पर बाहरी वेशभूषा और चाल ढाल का प्रभाव पड़ता है, लेकिन यह प्रभाव तब तक स्थायी नहीं होता जब तक वह वाणी से पुष्ट न हो। मधुरभाषी के लिए करनी और कथनी का साम्य आवश्यक है, किंतु कर्म के लिए वचन पहली सीढ़ी है। मधुर वचन ही विश्वास उत्पन्न कर भय और आतंक का परिमार्जन करता है। कटुभाषी लोगों से हृदय खोलकर बात करने में लोग डरते हैं। सामाजिक व्यवहार के लिए विचारों का आदान प्रदान आवश्यक है और भाषा की सार्थकता इसी में है कि वह दूसरों पर यथेष्ट प्रभाव डाल सके। जब बुरे वचन आदमी को रुष्ट कर सकते हैं तो मधुर वचन दूसरे को प्रसन्न भी कर सकते हैं। शब्दों का जादू जो होता है बहुत बड़ा ज़बरदस्त होता है। यानी मधुर वाणी विश्वास पैदा करती है और भय व आतंक को समाप्त कर देती है। इसके विपरीत यानी जो कटुभाषी जो लोग होते हैं, कटुभाषी लोगों से लोग खुलकर बात करने में संकोच महसूस करते हैं। सामाजिक व्यवहार के लिए विचारों का आदान प्रदान आवश्यक है और भाषा तभी सार्थक है जब वह दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सके। अंत में यह स्पष्ट किया गया है कि जिस प्रकार बुरे वचन मनुष्य को रुष्ट कर सकते हैं, उसी प्रकार मधुर वचन उन्हें प्रसन्न भी कर सकते हैं, क्योंकि शब्दों का प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली होता है। इसी के आधार पर हम कुछ क्वेश्चन लिए हैं, क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे नेक्स्ट अनुच्छेद को हम पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, साहित्य का वास्तविक अर्थ क्या है? ऑप्शन है केवल लिखना, अपने भावों को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त करना, केवल पढ़ना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, अपने भावों को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त करना। नेक्स्ट प्रश्न, गद्यांश के अनुसार एक सच्चा साहित्यिक किसे माना गया है? ऑप्शन है जो केवल किताबों लिखता हो, जो भाषा के माध्यम से गलतफहमियों को दूर कर उठे हुए मित्रों को मना सके, या जो बहुत ज्ञानी हो, या जो अच्छे वेशभूषा में रहता हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, यानी जो भाषा के माध्यम से गलतफहमियों को दूर कर उठे हुए मित्रों को मना सके उसे सच्चा साहित्यिक मानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य को समाज में सम्मान और सफलता कौन दिलाता है? ऑप्शन है केवल बाहरी वेशभूषा, या केवल धन संपत्ति, या बातचीत में शिष्टता, या चालाकी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग, बातचीत में शिष्टता होना चाहिए, यानी तब जाके यानी समाज में सम्मान और सफलता मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न, बाहरी वेशभूषा और चाल ढाल का प्रभाव स्थायी क्यों नहीं होता? ऑप्शन है क्योंकि इसे बदला जा सकता है, क्योंकि यह तब तक स्थायी नहीं होता जब तक वह वाणी से पुष्ट न हो, या क्योंकि यह महंगा होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख,
क्योंकि यह तब तक स्थायी नहीं होता है जब तक वह वाणी से पुष्ट न हो। नेक्स्ट पैराग्राफ है। नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। पैराग्राफ में ये है कि मधुर वचनों के साथ यह भी आवश्यक है कि उनके पीछे टकसाली भाव भी हो, नहीं तो मुलम्मे के सिक्के की भांति वे बेकार रहेंगे। हृदय की मलिनता और मधुर वचनों का योग नहीं हो सकता है। वचन के अनुकूल जब कर्म भी होते हैं तभी मनुष्य बंदा बनता है। मतलब इसका मतलब है कि वाणी, मन और कर्म के तालमेल के महत्व को लेखक जी ने स्पष्ट किए हैं। क्या बोले हैं कि मधुर वचनों का तभी वास्तविक मूल्य है जब उनके पीछे सच्चे यानी टकसाली भाव हो, अन्यथा वे ऊपरी चमक वाले जो मुलम्मे बुलाया था सिक्कों के समान बेकार होते हैं। फिर बोले हैं कि हृदय की मैल यानी मलिनता और मधुर वचनों का मेल कभी संभव नहीं है। कर्म को महत्व देकर उन्होंने बोले हैं जब व्यक्ति के वचन और कर्म एक दूसरे के अनुकूल होते हैं तभी वह समाज में वंदनीय यानी पूजनीय या आदरणीय बनता है। अगले अनुच्छेद में ये लिखा हुआ है, मन, वाणी और कर्म का सामंजस्य ही मनुष्य को श्रेष्ठता के पद पर पहुंचाता है। फिर भी वचनों का विशेष महत्व है, क्योंकि एक कटु वचन सारे किए धरे पर पानी फिर सकता है। यद्यपि यह ठीक है कि दुधारू गाय की 2 लातें भी सहन की जाती है, फिर भी दूसरे के स्वाभिमान का हनन कर उसके साथ उपकार करना कोई महत्व नहीं रखता। वाणी की मधुरता के साथ विनम्र व्यवहार ही शिष्टाचार है। शिष्टाचार का अर्थ है लोग को दिखावा या तकल्लुफ करते हैं, लेकिन वास्तव में उसका अर्थ है सौजन्योचित व्यवहार। मतलब मधुर भाषण के साथ इसका भी मूल्य है। उनके द्वारा मनुष्य की शिक्षा, दीक्षा और कुल की परंपरा और मर्यादा का परिचय मिलता है। तो इसका अर्थ है मन, वाणी और कर्म का सामंजस्य होना चाहिए। मन को श्रेष्ठता के पद पर पहुंचाने के लिए मन, वाणी और कर्म का सामंजस्य अनिवार्य है। वचनों का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि कटु वचन व्यक्ति के किए धरे सभी अच्छे कार्यों पर पानी फेर सकता है। हालांकि यह कहावत प्रचलित है कि दुधारू गाय की लातें भी सहन की जा सकती है, लेकिन फिर भी किसी दूसरे के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना उचित नहीं है। चलते हैं प्रश्न मंच की ओर। पहला प्रश्न है, मधुर वचनों का वास्तविक मूल्य कब होता है? ऑप्शन में है जब वे बहुत मीठे हों, जब उनके पीछे सच्चे भाव हो, या जब उन्हें जोर से बोला जाए, या जब वे दूसरों को प्रभावित करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, जब उनके पीछे यानी सच्चे टकसाली भाव होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, गद्यांश में मधुर वचनों की तुलना किससे की गई है? यदि उनके पीछे सच्चे भाव न हो तो ऑप्शन है असली सीने के सिक्कों से, कीमती गहनों से, ऊपरी चमक वाले बेकार सिक्कों से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग, ऊपरी चमक वाले मूलमा बेकार सिक्कों से। नेक्स्ट प्रश्न, समाज में व्यक्ति वंदनीय या पूजनीय या आदरणीय कब बनता है? ऑप्शन है जब वह बहुत धनी हो, जब उसके वचन और कर्म एक दूसरे के अनुकूल हो, या जब वह बहुत अधिक बोलता हो, या जब वह दूसरों की निंदा करता हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, जब उसके वचन और कर्म एक दूसरे के अनुकूल हो, तब जाके यानी समाज में व्यक्ति वंदनीय या आदरणीय बनता है। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य को श्रेष्ठता के पद पर पहुंचाने के लिए किसका सामंजस्य अनिवार्य है? ऑप्शन है केवल धन और शक्ति का, केवल भाषा और ज्ञान का, या मन, वाणी और कर्म का, या परिवार और समाज का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग, मन, वाणी और कर्म का सामंजस्य होना अनिवार्य है, तब जाके यह मनुष्य श्रेष्ठता के पद पर पहुंच सकता है। आज की क्लास इतना में रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले अनुच्छेद में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।